बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? तो आइए दोस्तों इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। किशन बंसी की उम्र 7 साल 20 दिन थी कि एक जोहर को वो भाइयों के साथ नमाज के बाद इतना मगन हुआ कि असर का टाइम गुजर गया और मगरिब की अजान हो गई। तो किशन ने आगोश से साल भर के छोटे भाई नखिल को निकाला और युगल के हाथों में दिया। क्या हुआ भाई जी? युगल ने पूछा। असर तो पड़ी ही नहीं, मगरिब की अजान हो गई। 7 साल किशन परेशानी से बोला और मस्जिद की तरफ दौड़ गया। वुज़ू बनाया और सूरज के पास खड़ा हो गया। नमस्ते बापूजी, उसने सलाम किया, मगर सूरज ने जवाब ना दिया और इमाम के पीछे तकबीर कह दी। मगरिब हो गई। किशन तो कांपने लग गया। किशन, असर की जमात के वक्त तुम कहाँ थे? इमाम मस्जिद ने पूछा। इमाम साहब भाइयों के साथ था। असर पड़ी है? इमाम ने पूछा। मुझे याद ही नहीं रही। सूरज का चेहरा सुर्ख हो गया। किशन बंसी, जब तक तेरे लबों में मदरा ना टपकाया जाए तो तू आँख ही नहीं खोलता। तुझे मदरा पीना याद रहता है तो नमाज कैसे भूल गई? भूल हो गई, मुझे क्षमा किया जाए। किशन ने हाथ बांध दिए। किशन बंसी, तुझे क्षमा कर दिया जाए और दूसरे लोगों को पकड़ा जाए, ये कौन सा न्याय है? सूरज बंसियों की रीत है, नमाज छूटने पर पैरों के नाखन उतार दिए जाते हैं। इस्लाम को हम जिंदा नहीं रखेंगे तो कुफार हम पर गलबा पा जाएंगे। पंचायत को बुलाया जाए। इमाम मस्जिद गरज कर बोले। मित्रों, मस्जिद में पंचायत बैठ गई। किशन तो बुरी तरह बदहवास हो गया। चंद दिन पहले उसने कुरान पाक हिफ्ज किया था, अब दुराई कर रहा था कि असर छूट गई थी। बापूजी, किशन बाप के पहलू से लगकर सुलग पड़ा तो सूरज ने गुस्से से परे धकेल दिया। युगल, रुतास और डलनास तीनों 4, 5 और 3 साल के थे। तीनों समझदार भी थे। भाई से लिपट गए तो किशन ने कस कर लिपटाया और मुंह चूम कर तसल्ली दी। नहीं, तसल्ली से मन शांत नहीं हुआ। युगल बोला। मैंने कहा ना, मन को तसल्ली रखो, तुम्हारे भाई पर आंच नहीं आएगी। किशन ने फिर लिपटा कर मुंह चूमा। नहीं नहीं, पंचायत बैठ गई है। 5 साल युगल अपनी बात पर जोर देकर बोले। किशन ने फिर मुंह चूमा। भले ही लाख पंचायतें बैठ जाएं, कुरान मेरा दोस्त है, मेरी ढाल। मित्रों, युगल ने अपना आप छुड़ा लिया और दोनों भाइयों के हाथ पकड़ लिए। भाई जी, आपको किबला बना के पूजा है, जिस तरह भी कर सकते हैं अपना दिफा करें। कि आपके बदन में ऐब आ गया तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। मित्रों, किशन का रंग फक हो गया। युगल चारों भाइयों को लेकर लोगों में बैठ गए। सूरज एक तरफ खड़ा था। सरपंच ने सबके सामने नमाज की पाबंदी की अहमियत बताई और बताया कि सूरज बंसियों की रीत है कि नमाज की कज़ा नहीं मानी जाती और जिस्मानी तौर पर बदन से पैरों के नाखन अलग किए जाते हैं। तो सूरज बंसी के बेटे किशन बंसी ने असर छोड़ दी और भाइयों से खेल में लगा रहा तो सज़ा के तौर पर इसके पैरों के नाखन अलग किए जाएंगे। इस हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। किशन को तो पसीने छूट गए। बापूजी नहीं, हम कोमल बदन है, इसने बाप को दुहाई दी। सरपंच के हुक्म पर अमल दरामद फ़ौरन किया जाए, सूरज बंसी ने कहा। तो मित्रों, चंद अफराद आए और किशन को पकड़ लिया। छोड़ो हमें, खबरदार जो हमें हाथ लगाया। किशन बुरी तरह तड़प कर उनके हाथों से निकल गया। हुक्म पर फौरी अमल किया जाए, इमाम मस्जिद गरज कर बोले। तो मित्रों, किशन को दबोच लिया गया और सरपंच के सामने लाया गया। किशन तड़प रहा था तो सूरज तेजी से बोला, सिर्फ हुक्म पर अमल दरामद हो। किशन पर हाथ उठा तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। किशन बंसी की मज़ामत को मज़ामत से रोका जाए, ना कि जबर से। सरपंच ने हुक्म दिया। तो मित्रों, किशन को पकड़ने वाले तमीज़ हद के दायरे में रहकर किशन को सरपंच के पास ले आए। सुने सरपंच जी, हमें माफ़ी दी जाए, हमारे पैर सुंदर हैं। हमारे भाई पैरों से सरवाइव का खेल शुरू करते हैं, इनमें नक्स आ गया तो वो निगाह फेर लेंगे। हमारे सुंदर सफ़ेद पैरों से बढ़कर फिर कुर्रा रस पर उनके लिए खूबसूरत नज़ारा कोई नहीं है। हम क्षमा के तालब हैं, हमें माफ़ी दी जाए, किशन ने दुहाई देकर कहा। किशन बंसी, फैसला सुना दिया गया है, माफ़ी की तो गुंजाइश ही नहीं निकलती। सरपंच सर्द लहजे में बोला। सरपंच, आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? अमल दरामद किया जाए जल्दी। पांचों बड़े एक साथ बोले। तो किशन तो बुरी तरह घबरा गया। नहीं, हमें हर हाल में माफ़ी देना होगी पंचायत को। हम कोमल हैं, कोमलता दुनिया में बहुत थोड़ी है, हमें क्षमा किया जाए। किशन तेज़ी से बोला। मित्रों, सरपंच ने उसका पैर पकड़कर अपने घुटने पर रख लिया तो किशन ने तेज़ी से पैर पीछे कर लिया। किशन, में गोली मार दूंगा, मैंने हट नहीं सिखाई, फिर हट क्यों दिखा रहे हो? पैर रखो सरपंच के घुटने पर।
सूरज बंसी गरज कर बोला। मित्रों, किशन ने बाप को देखा, इमाम को देखा और फिर सरपंच को देखा और पैर आगे ना बढ़ाया। उसके वजूद में एकदम ठहराव आ गया था। हमें पानी पिलाया जाए। किशन ठहर ठहर कर बोला तो मित्रों, एक आदमी ने साफ गिलास में उसे पानी दिया। वो एक घूंट में पी गया और गिलास वापस कर दिया। उसने सरपंच पर निगाह गाड़ दी। उसकी दुहाई नहीं सुनी गई थी। सुने सरपंच, फिक्का से कज़ा साबित है। तो सरपंच चौंक गया। मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक बड़ा बोला। यू शट अप। लागू कानून के बगैर हमारे बदन को कोई छू नहीं सकता। पहले शरई लिहाज से और कानूनी लिहाज से साबित करो तो हम अपने नाखून खुद उतार देंगे। किशन नब्बे तुले अल्फाज में बोला तो सूरज भी चौंक कर बेटे को देखने लगा। ठीक है, फिक्का से कज़ा साबित है, पर सूरज बंसियों से कज़ा साबित नहीं। वो इस हुक्म को नहीं मानते। सरपंच बाहिमी सलाह मशवरे से बोला। सही है, सूरज बंसियों का हुक्म सर आंखों पर। फिर किशन ने आयात पढ़ी जिनका तर्जमा था कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती है और जब वो 10 साल का हो तो उसे मार कर नमाज पढ़ानी चाहिए। और हमारी उम्र इस वक्त 7 साल 20 दिन है। सरपंच शशो पंज में पड़ गया और बाहिमी सलाह मशवरा करने लगे। सूरज ने हैरत से किशन को देखा मगर किशन ने बाप की तरफ निगाह ना उठाई। किशन बंसी, आपकी बात दुरुस्त है, परंतु आप 7 साल 20 दिन के हैं तो नमाज एक बार फ़र्ज हो जाए तो सूरज बंसियों की रीत है कि छूट नहीं दी जाती, सो हुक्म पर अमल किया जाता है। सरपंच ने फैसला सुना दिया। 7 साल किशन ने बड़ी नफरत से पंचायत को देखा और बोला, शरई हुक्म को नहीं मानाना, बट हुकूमत बरतानिया का कानून तो मानते हो। मेरी उम्र 7 साल 20 दिन है, इस लिहाज से हम नाबालग हैं और नाबालग को सज़ा देना जुर्म है। हम वायसराय हिंद से अपील करेंगे। वहाँ खुसर फुसर होने लगी और फ़ौरन माफ़ी दे दी गई। किशन ने तेज़ी से साल भर के भाई को उठाया और भाइयों को लिए वहाँ से निकल गया। सूरज बंसी पीछे दौड़ा मगर किशन नाराज़ होकर भाइयों को लेकर पहाड़ों पर चला गया। सूरज तो मरने लगा। वाकई किशन बहुत ज़हीन था और अपनी जहानत और हिकमत से बच गया था। कुछ दिनों तक सब सूरज के हमरा उससे माफ़ी मांगने गए। हमें कानूनी दलील पर छूट मिली थी। तुम लोगों के पास कोई दलील है तो बताओ, वरना हमारी राह अलग। किशन बंसी सूरज बंसियों की मलाई है और हम ये मलाई खोना नहीं चाहते, सरपंच ने कहा। किशन मुस्कुरा दिया तो सरपंच ने बाहों में ले लिया। अगर मुझे पता होता कि तारीफ में इतनी ताकत है तो मैं भी आपकी तारीफ में 2 बोल ही कह देता, किशन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सरपंच ने चूमते हुए ज़ोर से भींच लिया। इसका मतलब है कि सरपंच ने उसकी तारीफ की तो किशन राज़ी हो गया था। किशन के गुलाबी नाखून उभरे हुए और बड़े चमकदार थे और वो स्याह चमड़े की जूती पहनता तो उसके नाखून बड़ी सजावट देते थे। उसके पांचों भाई उसके हाथों पैरों की उंगलियां चुनी हुई थीं और वो सरवाइव का खेल अपनी अपनी उंगली से शुरू करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 घोड़ों का रथ मंजिलों पर मंजिलें मारता बरसगीर के इंतहाई जनूब की तरफ बढ़ रहा था। कई रात और कई दिन मुसलसल सफ़र जारी रहा। रथ के कैबिन में बनी हुई बर्थ पर 7.5 साला किशन बंसी लेटा हुआ था, जबकि घोड़े की बागें सूरज बंसी के हाथ में थीं। धूप तेज थी। धूप की तमाज़त से सूरज बंसी का चेहरा तप रहा था। तवील सफ़र के बाद एक जगह पानी आया तो सूरज ने रथ रोक दिया और कुछ देर वहाँ क़याम के बाद एक बार फिर सफ़र पर रवाना हो गया। और दोस्तों, 11 दिन और 11 रातों के मुसलसल सफ़र के बाद रथ एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ, जहाँ पहाड़ियों का एक वसी सिलसिला था। वहाँ रथ ले जाना बहुत मुश्किल था। सूरज घूमकर रास्ता तलाश करता जाता और आखिरकार पूरे 12 दिनों के बाद रथ एक ऊंची और वसी चौड़ी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गया। पहाड़ी के इर्द गिर्द गहरी ज़मीन दोज़ खाइयाँ थीं और पहाड़ी पर जंगली जड़ी बूटियाँ और टेढ़े मेढ़े दरख्तों की कसीर तादाद थी, जिससे सूरज ने अंदाज़ा लगाया कि पहाड़ी की घाटियों में पानी करीब ही है। बहुत ही खूबसूरत एरिया था और पहाड़ी काफ़ी चौड़ी और ज़्यादा बुलंद नहीं थी। पहाड़ी के तीनों तरफ गहरी घाटियाँ थीं। एक तरफ से रास्ता सा जाता था मगर काफ़ी मुश्किल रास्ता था। घाटियों की वजह से पहाड़ी बिल्कुल अलग थलग नजर आती थी और गहरी घाटियों में भी बआसानी उतरा और चढ़ा जा सकता था। इस वक्त धूप बिल्कुल सर पर थी। सूरज ने बेटे को नीचे उतारा और एक साए में बिछाए बिस्तर पर लिटा दिया। 7.5 साल किशन लंबे सफ़र की थकान से बुरी तरह थक गया था। इस वक्त उसका लिबास साफ सुथरा था। सूरज 4 पैरों बाद उसका लिबास तब्दील कर दिया करता था। सूरज ने उसके बंद शूज़ उतारे, मुंह हाथ धुलाया। रथ में पानी के गैलन थे जिसे रास्ते में सूरज भर लिया करता।
किशन की आंखें बंद थीं और वो बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। सूरज ने खाना निकाला और किशन को अपने साथ टेक लगाकर बिठा दिया। खाना भुना हुआ गोश्त था जो आग पर सेंक कर पकाया गया था। सूरज अपने बेटे को खिलाने लगा। किशन को खिलाकर सूरज ने खाना खाया और हड्डियां जमा करके एक जगह रख दी। फिर इसने एक थैला निकाला और उसमें आला नस्ल के आड़ू थे। आड़ू सुर्खी माइल जर्द था, बड़े साइज का और सख्त था। अब किशन बाप की गोद में लेटा हुआ था। उसने आड़ू को हाथ से तोड़ा और बीज निकाल के बेटे को खिलाने लगा। किशन रगबत से खाने लगा। बापूजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो थकी हुई आवाज़ में बोला। सूरज ने मुंह चूम चूम लिया। सुन मेरे लाल, ये पहाड़ी सिलसिले बरसगीर के इंतहाई जनूब में हैं। यहाँ से 4 दिनों की मुसाफत पर असम की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, जहाँ असामी नस्ल आबाद है। गिनत के लिहाज से तो वो बरसगीर की सरजमीन में ही आती हैं, मगर चूँकि वहाँ पे वहशी कबाइल आबाद हैं और फौज की दस्तरस से बाहर हैं और अंग्रेज़ सरकार भी उन पर हाथ डालने से कतराती है, यूँ ये जगह जहाँ मौजूद हैं बरसगीर की जनूबी सरहद है। सुनो, ये पहाड़ी खरे सोने के डलों से भरी हुई है। इर्द गिर्द की पहाड़ियों में कोयला है। रकबे के लिहाज से ये पहाड़ी बकिया पहाड़ियों से वसी है। सुन मेरी बात गौर से सुन, जब तेरे बीच सरद जोत आ जाए तो उसका मंजर बड़ा नज़ारा देगा। वो थां देखेगा परंतु परेड में नहीं दिखेगा। और तू ये जान ले कि उसका परेड में दिखना बहुत ज़रूरी है। वो आप मर्जी वाला है, ज्ञानी है, जानता है कि बाबल उसका आखिरी पड़ाव है। वो जब तक आखिरी पड़ाव पर नहीं रुकेगा वो वापस कभी भी नहीं पलट सकता। और आखिरी पड़ाव पर क़याम के लिए उसका परेड में दिखना बहुत ज़रूरी है। सूरज खामोश हुआ तो किशन फौरन बोला, बापूजी, सरद जोत आप मर्जी वाला है, परेड में ना दिखे तो मैं क्या करूँगा? हाँ पुत्र, वो आप मर्जी वाला है, तू उसके परेड में दिखने का दान अदा करना। आशा है वो ज़रूर मान जाएगा। अगर बापूजी वो दान लेकर भी ना माने तो फिर तुम उस समय का इंतज़ार करना जब वो मान जाए। सूरज कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, किशन बेटे, ये पहाड़ी सोने से भरी हुई है। दिल्ली में लाल किले में एक गोरा सरकार बैठता है। सरपंच ने उससे बात की है, वो कुछ रकम लेकर ये पहाड़ी मेरे नाम कर देगा। तू मेरा वारस है, मैं तेरे नाम की तख्ती लगा दूंगा तो ये पहाड़ी तेरे बालग होने पर खुद ब खुद तेरे नाम हो जाएगी। और जब तेरे बीच सरद जोत आ जाए तो ये पहाड़ी उसे दान कर देना, मगर ये शर्त रखना कि वो परेड में दिखेगा। और सुन खबरदार, जो एक कंकर भी यहाँ से लेकर गया, ये पहाड़ी तेरे पास सरद जोत की अमानत है। बापूजी, उतामा पे रहने वाले की सुगंध एक कंकर भी लेकर नहीं जाएंगे। किशन बाप के घुटने से लगकर सिसक पड़ा था। सूरज ने भी सीने से भींच लिया और बहुत देर तक मोहब्बत बरतता रहा। सुन पुत्र, बेनियाजी सरजोत का पैरहन है। सरजोत भले ही विदेशी हो, उसने उतामा पे रहने वाले बेनियाज की बेनियाजी को अपना पैरहन बना लिया। उसका आबा विदेशी था और बड़ा ही बेनियाज था कि खुदा इस एक कायनात का ही मालिक नहीं, वो सारी कायनातों का वाहिद खुदा है। सुन, बाबल एक अफरीत है और ये बात सरदजोत जानता है, और बाबल नहीं जानता सरदजोत कौन है। तूने मेरी सारी बातें गौर से सुन ली हैं, इन्हें ध्यान में रखना। तुझे ज्ञान धरती पर संग्रेज़ों में मिलेगा, उन्हें इकट्ठा कर लेना तो तुझे राह सुझाई देगी। बापूजी, मुझे संग्रेज़े कब नज़र आएंगे? जब तू देखने लगेगा, मगर मैं तो अब भी देखता हूँ। मासूम किशन हैरानी से बोला। सूरज ने मुस्कुराकर साथ लिपटाया और उसकी आंखों को चूम कर बोला, मेरा पुत्र अब सिर्फ मुझे देखता है। किशन ने बाप की गहरी नज़रों से शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। बहुत देर तक सूरज प्रेम बरतता रहा और उसे मजीद आड़ू खिलाए। अब सूरज काफ़ी ढल चुका था। उसने घूम फिर कर पहाड़ी का जायज़ा लिया। कुछ कंकड़ पड़े देखे, उठाकर घाटियों में फेंक दिए। जो आड़ू खाए थे उनके बीच पहाड़ी के आसपास पत्थरों में दबा दिए और बेटे को लिए आकर लेट गया। किशन बेटा, पिछले पैर रवानगी का सफ़र करेंगे, तब तक चांद निकल आएगा और तपन भी कम हो जाएगी। सूरज ने घोड़े खुले छोड़ दिए थे, वो भी दिन भर की थकन से अब आराम कर रहे थे। किशन बेटा, जब तुम जवान हो जाओ तो इस पहाड़ी से शहर तक सड़क निकलवाना। सरदजोत के पैर बहुत नाजुक हैं, उसका जिस्म बहुत नाजुक है, इतना कठिन सफ़र वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं जीवित रहा तो तेरे काम में हाथ बटाऊंगा। किशन की सिसकी निकल गई। वो बाप की गर्दन से लिपट कर बुरी तरह रो पड़ा। सूरज ने रोने ना दिया, चुप करा दिया। पानी बहुत नज़दीक है, कुआं खुदवा लेना। मैं घोड़ों की एक जोड़ी छोड़े जा रहा हूँ, नस्ल बड़ी तो तेरी होगी। बीज
फेंका है, इंशाल्लाह जड़ पकड़ लेगा तो फल तेरा होगा। यूहा सांपों की सबसे आला नस्ल है और इसका सरजोध से ज़बरदस्त जोड़ है। मैं एक जोड़ा यहाँ छोड़ जाऊँगा। पिछले पैर सूरज उठा, एक नर और मादा घोड़े को समझाया और बाकी चारों घोड़े रथ में जोते। सूरज के पास एक पिटारी थी जिसमें एक नायाब नस्ल की पहाड़ी यूहा नर और मादा थी। एक घाटी के अंदर इसने वो जोड़ा छोड़ दिया। पहाड़ी सांप खुद ही खुराक तलाश कर लेते हैं और जब सूरज पहाड़ी का चक्कर काट कर पलटा तो उसने ख़ास तौर पर हड्डियां देखी। वो वहाँ नहीं थी। वो मुस्कुरा दिया। किशन भी हड्डियां ना देखकर बाप को कलावा मार लेता है। सूरज ने किशन को तैयार करा के अंदर लिटाया तो उसने इजाज़त लेने वाले अंदाज में पूछा, अब चलें वापस। वो गले में बाहें डालकर सरगोशी से बोला, कहीं वो घोड़ों को ना खा जाए। सूरज ने कई बोसे लिए और कहा, वो गोश्त नहीं खाते, पर बापूजी गोश्त के अंदर हड्डी भी तो है। वो अभी तक उलझा हुआ था, तो फिर वो इंतज़ार करेंगे उनके मरने का, और उन्होंने अगर खुद मार दिया तो। सूरज मुस्कराया, नहीं मारेंगे, ये पाबंद होते हैं। तुम डर तो नहीं रहे? नहीं नहीं, फिक्रमंद हो रहा हूँ। सूरज ने मुस्कुराकर कमर में हाथ देकर उठा लिया। डोंट वरी, वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, सिर्फ फेंकी हुई चीज़ उठाएंगे, वो भी जो उनके काम की हुई। इसने किशन को मुतमिन कर दिया और किशन के कहने पर वो वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। वापस आकर सरपंच ने कुछ रकम देकर लाल किले से उस अराजी के स्टाम्प पेपर बनवा लिए। अब कानूनी तौर पर किशन बंसी उस पहाड़ी का मालिक था। सूरज बंसी को इंग्लैंड अथॉरिटी हासिल हो गई थी। कागजात उसने बीकानेर ब्रांच में रखवा दी और सूरज बंसी के नाम का बड़ा सा बोर्ड बनवा कर वहाँ नस्ब कर आया।